वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, वहाँ पर जो प्रमुख प्रमुख अवशेष मिले थे, उन सभी की चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं ये बताऊंगा कि भारत की यदि कोई प्रथम नगरीकृत सभ्यता थी तो वो सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। यानी कि भारत का प्रथम शहर कोई था तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही बसा हुआ था। या यूं कहें कि फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रथम शहर सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि जो मानव पाषाण काल में जंगलों से निकलकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया और वो होमोसेपियंस के रूप में न्यूलिथिक एज में परिवर्तित हो गया। उसके बाद एकाएक कैसे नगर का विकास हो गया, नगर का जन्म कैसे हो गया, उसकी उत्पत्ति कैसे हो गई, तो इस बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करें कि कोई भी नगर का निर्माण होता है तो उसके लिए कुछ आधारभूत सामग्री का होना अनिवार्य होता है। जैसे नगर स्थापना में आधारभूत सामग्री सबसे पहले कृषि का विकास होना अनिवार्य होता है, और वैसा विकास कि वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था ना हो, आत्मनिर्भर कृषि की व्यवस्था ना हो, बल्कि वो व्यवस्था अधिशेष आधारित हो, उतना उत्पादन हो कि दैनिक उपभोग से अधिक बचत हो जाए, यानी कि अधिशेष हो, सरप्लस हो। तो जब सरप्लस होगा, अधिशेष होगा, अधिशेष होगा तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कि उस अधिशेष को वैसे जगहों पर स्थानांतरण किया जाए, वैसे जगहों पर पहुंचाया जाए जहां पर उसकी आवश्यकता हो। क्योंकि हम देखते हैं कि यद्यपि अधिकांश शहर सिंधु घाटी में जो बसे हुए थे वो नदी के तट पर बसे हुए थे, लेकिन बहुत ऐसे शहर भी थे जो नदी के तट पर नहीं बसे थे। तो वहां पर कृषि का उत्पादन कम होना स्वाभाविक बात है। तो ये जो अधिशेष था उसको उस स्थान पर पहुंचाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो नवपाषाण काल में हम देख चुके हैं कि कृषि का पदार्पण हो चुका था, अस्थायी जीवन लोग व्यतीत करने लगे थे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो चुका था। और जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो जाए, कृषि का विकास हो जाए, अस्थायी जीवन लोग व्यतीत करने लगे, तो उसके बाद जो अधिशेष का बचता है, जो अधिशेष बचता है, उसको दूसरे जगह खपाने के लिए व्यापार तंत्र का विकास होता है। तो नगर की स्थापना के लिए
व्यापार वाणिज्य की भी आवश्यकता होती है। व्यापार वाणिज्य, इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वही नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो लोग व्यापारी वर्ग जिसको हम कहते हैं, वो आकर एक स्थान पर, विशेष स्थान पर निवास करना प्रारंभ कर देते हैं और जो अधिशेष होता है उसको दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं और वहां पर जो विशिष्ट वस्तुएं मिलती है थी उसको फिर कृषकों के पास पहुंचाते थे और इस दौरान कुछ आमदनी उन लोगों को हो जाती थी। तो नगर की स्थापना में कृषि उत्पादन में अधिशेष का होना अनिवार्य तत्व होता है। इसके अलावा आवागमन का साधन हो, क्योंकि बिना आवागमन के साधन के नगर की स्थापना नहीं हो सकती है। तो आवागमन के साधन उस समय पर्याप्त रूप से विद्यमान था। पैदल लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। भारी सामान को ढोने के लिए जानवर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, क्योंकि उस समय नदी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी, नाव का विकास हो चुका था, तो आवागमन का भी विकास हो चुका था। एक और तत्व है विनिमय के माध्यम, विनिमय का माध्यम, क्योंकि नगर की जब स्थापना होनी शुरू होती है तो विनिमय का माध्यम भी जरूरी हो जाता है। देखिए, जो वस्तु है उसको किस मुद्रा में खरीदा जाए, किस मुद्रा में बेचा जाए, तो उस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर ही क्रय और विक्रय होता था। तो इन सभी कारकों की उपस्थिति हो जाने के बाद नगर का विकास होना स्वाभाविक बात है और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ भी यही हुआ। नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो चुका था। जो सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में सभी स्थल जो थे नदी के किनारे बस चुके थे, उपजाऊ मिट्टी मिलने लगी थी, सिंचाई का स्रोत उपलब्ध हो गया था, परिणाम हल का प्रयोग होने लगा था, परिणाम कांसे का प्रयोग होने लगा था, तांबा का प्रयोग होने लगा था। तब परिणाम यह हुआ कि कृषि में अधिशेष होने लगा। कृषि में अधिशेष होने लगा, उसको खपाने के लिए एक व्यापारी वर्ग का उदय हुआ और व्यापारी वर्ग ने नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवागमन का साधन भी उस समय बड़े पैमाने पर उपलब्ध था। विनिमय की वस्तु विनिमय प्रणाली प्रारंभ हो चुकी थी। तो इन सब कारकों ने व्यापार वर्ग में लगे लोगों को प्रोत्साहन दिया और इन लोगों ने एक विशिष्ट स्थान पर रहना शुरू किया और नगरों का विकास प्रारंभ हो गया। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर बसे थे वो भारत के प्रथम नगर थे, फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्थल मिले हैं यहाँ पर, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लगभग 1500 स्थलों की पहचान की गई है, लेकिन बहुत की खुदाई नहीं की जा सकी है। उनमें 6 जो स्थल हैं, 6 स्थल उसको बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। बड़े नगर
की संज्ञा दी गई है। ये कौन कौन से स्थल थे? देखिए, 3 पाकिस्तान में थे और 3 भारत में। तो पाकिस्तान में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गनारी वाला, ये पाकिस्तान में थे। भारत में ये पाकिस्तान में थे। अब भारत में कौन 3 स्थल थे? गुजरात में आ जाइए तो धौलावीरा, राजस्थान में चलिए कालीबंगा, और उसके बाद हरियाणा में चलिए राखीगढ़ी। कुल मिलाकर 6 स्थलों को बड़े नगर के रूप में दर्ज किया गया है। अब जब नगर का विकास हो गया तो उसमें जो नियोजन किया जाता था, मकानों को बनाया जाता था, जो व्यवस्था की जाती थी, तो उस नगर में कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। नगर की स्थापना होने के बाद स्वाभाविक बात है कि वहां पर अपने ढंग से नगर का नियोजन किया जाए, सुनियोजित ढंग से नगर बनाया जाए, मकानों को निर्माण किया जाए। ये सारी व्यवस्था हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हैं। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था की गई थी जो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखी जा सकती हैं, शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में देखने को मिलती हैं। अब जो विकास हुआ है उस विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में भी वैसी चीजों को हम देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 2500 वर्ष पहले विद्यमान थी। इसको डिलीट करते हैं। नगर नियोजन, नगर का कैसे नियोजन किया गया था? प्लानिंग ऑफ सिटी, यानी उस समय जो नगर का नियोजन किया गया था उसमें पक्के ईंटों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग किया गया था। और जो पका हुआ ईंट था, कच्ची सामग्री के रूप में पके हुए ईंट का प्रयोग किया जाता था। वो पका हुआ ईंट क्या था? कच्ची सामग्री थी। पका हुआ ईंट। इस सभ्यता में जितने बड़े पैमाने पर पके हुए ईंट का प्रयोग किया गया है उतने पैमाने पर मिस्र की सुमेरिया की सभ्यता में भी प्रयोग नहीं किया गया है पका हुआ ईंट। इसका साइज होता था 4:2:1 के अनुपात में ईंट का निर्माण किया जाता था। दूसरा, जो मकान का छत होता है उसको ढकने के लिए लकड़ी प्लस कच्ची मिट्टी या ईंट का प्रयोग होता था। इस कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता था जिसमें पका हुआ ईंट था। छत ढालने के लिए लकड़ी
और ऊपर से कच्ची मिट्टी से ढक दिया जाता था, या कहीं कहीं ईंट का भी प्रयोग किया जाता था। तो अब देखते हैं कि मकान का निर्माण कैसे किया जाता था। देखिए, मकान जो आज हम देखते हैं, ठीक वही स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी। आज भी मकान देखते हैं पकी हुई ईंटों का बनता है। हाँ, आज जो सीमेंट छड़ का प्रयोग किया जाता है वो उस समय अनुलब्ध था, उस समय प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन जो पकी हुई ईंट का प्रयोग है उस समय भी किया जाता था। मकान जो होते थे 1 मंजिला से लेकर 2 मंजिला तक होते थे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी। मान लीजिए कि यह मकान हो गया। तो आज हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहले का बना हुआ मकान है उसको हम देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि उन मकानों के मध्य में एक आंगन होता था। एक बड़ा मकान हो गया, उसके बीच में आंगन होता था। आंगन, ये आंगन है, ठीक। आंगन के चारों तरफ होते थे छोटे छोटे। इतना हो गया, एक कमरा हो गया, इधर कमरा हो गया, इधर कमरा हो गया। इस प्रकार छोटे छोटे कमरा होता था और बीच में खुला जो जगह होता था आंगन और कमरा के बीच में, वो आने जाने का मार्ग प्रदान करता था। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में भूमि की कमी के कारण, जगह की कमी के कारण आंगन का निर्माण नहीं किया जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आंगन का प्रयोग किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। ये जो छोटे छोटे जो कमरे होते थे उसका उपयोग विभिन्न प्रकार से किया जाता था। स्नान करने के लिए अलग कमरा होता था, खाना बनाने के लिए रसोई घर होता था, उसके लिए अलग कमरा होता था, सोने के लिए अलग कमरा होता था। इस प्रकार जो हम आज देखते हैं कि कमरों का विभाजन किया गया रहता है, वैसा ही उस समय भी रसोई घर, स्नान घर, शौचालय के लिए अलग अलग कमरे होते थे। तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर हम देखते हैं शौचालय। रसोई घर समझ में आती है, स्नान घर भी समझ में आता है, सोने के लिए जो घर होता है वो भी समझ में आता है। लेकिन शौचालय की जो व्यवस्था की गई है वो अद्भुत व्यवस्था है, विलक्षण है। ये आज ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ दिन पहले तक शौचालय की व्यवस्था घर के चारदीवारी के अंदर नहीं होती थी। अधिकांश लोग शौचालय के लिए बाहर जाते थे। जब सरकार ने शौचालय के लिए अभियान चलाया तब जाकर बहुत घरों में शौचालय का निर्माण किया गया। हाँ, संभ्रांत घरों में शौचालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अधिकांश जो घर थे उसमें शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जिन मकानों का निर्माण किया गया था उन मकानों के अंदर ही शौचालय की पृथक व्यवस्था की गई थी। यह उनकी स्वच्छता, कल्पनाशीलता, सृजनशीलता को दिखला रहा है कि वे लोग कितने अग्रसोची थे, स्वच्छता के प्रति कितने अडिग थे कि शौचालय की व्यवस्था घर के अंदर ही किए थे। बाहर न जाकर घर के अंदर ही शौच क्रिया किया जाता था। इससे प्रदूषण की बढ़ने की संभावना बिल्कुल नहीं थी।
तो वो हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी के लोग लगभग आज से 2500 से 3000 वर्ष पहले उस बात को समझ चुके थे जो आज हम ध्यान देने जा रहे हैं। यानी शौचालय की व्यवस्था उनकी अद्भुत कल्पनाशीलता की पहचान है, स्वच्छता के प्रतीक है। अब देखिए, इतना ही नहीं था, ये जो अवशिष्ट जल होता था, अवशिष्ट पानी होता था, उसकी निकासी की भी व्यवस्था की गई थी कि उसको कैसे बाहर निकाला जाए। इस क्रम में हम देखते हैं कि शौचालय, रसोई घर, स्नान घर से छोटी नालियां निकलती थी। मानिए शौचालय हुआ तो इसे छोटी नालियां निकलती थी। ये नालियां जो निकलती थी जाकर बड़ी नाली में ज्वाइंट हो जाती थी। छोटी नाली बड़ी नाली में ज्वाइंट हो जाती थी और ये नाली जाकर किसी अलग जगह पर गड्ढे में गिरती थी। और ये जो नाली होती थी वो सड़क के किनारे बनाई जाती थी। सड़क के किनारे नाली बनाई जाती थी। तो मान लीजिए कि ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया, इसके किनारे नाली बनाई जाती थी और इसको खुला नहीं छोड़ा जाता था। इसको ऊपर से ढक दिया जाता था, ईंट से ढक दिया जाता था और जो फर्श भी होता था वो भी पक्की ईंट से बना होता था। यानी नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था। यहाँ एक विशिष्टता और देखने को मिलती है कि नालियों की सफाई के लिए भी व्यवस्था की गई थी। यानी कि बीच बीच में गड्ढा बना दिया गया था ताकि जो कचरा आएगा वो इस गड्ढा में रुक जाएगा और गड्ढा को ऊपर से ढक दिया गया था। जब नाली जाम होती थी तो इस ढक्कन को उठा लिया जाता था और गड्ढे में फंसे हुए कचरे को बाहर निकालकर फेंक दिया जाता था। इस पर पूरा नाली साफ हो जाती थी। तो इतनी अगर सोची विचार के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। सड़क के दोनों किनारे नाली होती थी। मान लीजिए इधर हो गया, इधर फिर घर हो गया तो इधर भी नाली होती थी। मान लीजिए कि एक घर हो गया, इधर घर हो गया, इधर घर हो गया और बीच में सड़क हो गया। तो बीच में जो थी वो नालियों का निर्माण किया जाता था। ये नालियां थी, ये घर था, ये घर हो गया, ये सड़क हो गया और ये नालियां बहती थी। यही स्थिति थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब हम देखते हैं कि जिस मकान का निर्माण किया गया था वो मकान पक्की ईंटों से बना था, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि कच्ची ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग यानी कि हम देखते हैं कालीबंगा में देखते हैं कि अधिकांश मकान जो थे कच्ची ईंटों से बने थे। इसके अलावे लोथल, कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है, लेकिन अन्य जगह अग्निकुंड नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में स्नान कुंड की व्यवस्था की गई है, लेकिन अन्य जगहों पर स्नान कुंड नहीं मिला है। तो इससे स्पष्ट होता है कि नगरों के बनावट में पूर्ण रूप से एकरूपता नहीं थी। अपनी
लोकलिटी के आधार पर, यानी कि स्थानीयता के आधार पर कुछ कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसको पूर्ण रूप से एक रूपता लिए हुए शहर नहीं थे, ये पूर्ण रूप से एक रूप नहीं थे, यानी कि भौगोलिक परिस्थिति, स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इन नगरों में कुछ कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये हो गया मकान। जो मकान बनते थे वो उसका जो दरवाजा होता था, मुख्य दरवाजा, वो सड़क की ओर खुलता था, ऐसा पहले माना जाता था। लेकिन अब जो शोध हुआ है उसके अनुसार ये माना जाता है कि नहीं, मकान का मुख्य दरवाजा शहर की ओर न खुलकर पिछवाड़े में, मकान के पिछवाड़े में खुलता था। केवल लोथल ऐसा शहर है जिसके जहां पर मकान बनाया गया है उसका मुख्य दरवाजा सड़क की ओर खुला हुआ है। मकान में खिड़कियां बनती थी, आज हम खिड़कियां देखते हैं वैसी नहीं बनती थी, खिड़कियां ऊंचाई पे बनती थी और छोटी छोटी खिड़कियां बनाई जाती थी। कहीं कहीं वेंटिलेटर भी देखने को मिलता है जिससे कि रोशनी और हवा आ जा सके। तो इस प्रकार मकान उन्नत कोटि के बनाए जाते थे। एक मंजिला से 2 मंजिला तक मकान मिले हुए हैं। सड़क जो थे वो पक्की ईंटों से सड़कों का निर्माण किया जाता था। कहीं कहीं कच्ची सड़क भी मिली हुई है। जो सड़क थे ये पूरब से पश्चिम की ओर जाते थे और उत्तर से दक्षिण की ओर। इस प्रकार पूरे जो नगर था उसको वर्गाकार खंड में विभक्त कर देते थे। इसको क्या करते थे? वर्गाकार खंड में विभक्त कर देते थे। ये जो सड़क थे, सड़क से उप सड़कें निकली हुई थी, उप सड़कों से गलियां निकली हुई थी, यानी कि सड़कों का पूरा जाल बिछा हुआ था। ये प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो प्री प्लानिंग के साथ, यानी पूर्व नियोजन के साथ अपने नगरों को बसाए हुए थे, नगरों की स्थापना किए थे, मकान बनाए थे, सड़क बनाए थे, उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था किए थे। नगर नियोजन में महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा, लोथल, तुर्कोतरा इत्यादि जो नगर थे वो 2 मुख्य भागों में बटे हुए थे। इसको याद करने की जरूरत होती है। एक पश्चिमी भाग था और दूसरा पूर्वी भाग। जो पश्चिमी भाग था वो एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित था और जो पूर्वी भाग था वो जो मकान वहां निर्मित किया गया था उसको प्रत्येक पृथक पृथक चबूतरे पर निर्मित किया गया था। अंतर यही था। लेकिन यदि ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में कौन ऊंचे स्थल पर निर्मित था तो पूर्वी भाग ही आ जाता है, क्योंकि जो मकान निर्मित है पृथक पृथक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है और यहाँ पर जो था एक ही चबूतरा होता था, उस पर पूरी जो मकान होती थी उसका निर्माण किया जाता था। तो ये पश्चिमी भाग पूर्वी भाग हो गया। और एक और अंतर है कि हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो हुआ, यहाँ की जो पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग थे वो अलग अलग चारदीवारी से घिरे हुए थे। उन चारदीवारियों पर बुर्ज बनाया गया था जिस पर सेना रहती थी, निगरानी करती थी कि कोई बाहरी आक्रमण तो नहीं हो जाए, यानी कि बाहरी लोगों के आक्रमण
से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बुर्ज भी बनाया जाता था, जिस पर सैनिक रहकर निगरानी करते थे। पूर्वी भाग भी पृथक चारदीवारी से घिरा हुआ था, लेकिन पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में परस्पर संबंध था, आने जाने के लिए मार्ग बना हुआ था। दूसरी तरफ जो लोथल था, लोथल, सुरकोतरा, ये जो कुछ गुजरात में है, यहाँ के जो नगर नियोजन की संरचना थी वो एक ही चारदीवारी के अंतर्गत मकान बनाया गया था। यानी कि लोथल और सुरकोतरा में जो उत्खनन हुआ है तो उसमें मिला है कि एक ही चारदीवारी के अंतर्गत ही जो मकान थे वो बनाए गए थे, उसमें विभाजन नहीं किया गया था, एक ही दुर्ग बनाया गया था। चान्हुदरो है, चान्हुदरो तो इसमें गौड़ नहीं मिला है, यानी जो दुर्ग होता था वो गौड़ नहीं मिला है, यहाँ पर चान्हुदरो में गौड़ नहीं है। एक और धौलावीरा है, ये भी गुजरात में है। चान्हुदरो तो पाकिस्तान में पड़ता है। धौलावीरा जो है, यहाँ की एक विशिष्टता है कि जल प्रबंधन की जैसी उच्च तकनीकी का प्रयोग यहाँ किया गया था, वैसा सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। दूसरी विशेषता है कि यहाँ पर त्रिस्तरीय खंड बनाए गए थे, यानी 3 खंडों में विभाजन किया गया था, 3 खंडों में। एक दुर्ग था, दूसरा मध्यम स्तर का जो खंड था, और तीसरा निम्न स्तर का नगर होता था, नहीं खंड होता था। यानी त्रिस्तरीय खंडों में धौलावीरा विभाजित था। यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है जहां पर नगर नियोजन करते समय त्रिखंडों में, 3 खंडों में नगर का नियोजन हुआ है। यानी धौलावीरा में 3 खंडों में नगर विभक्त था। तो इन सभी तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, वो अपने आप में विलक्षण थी और कल्पना एवं सृजनशीलता को अपने आप में समेटी हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की जो सोच थी वो सकारात्मक सोच थी और स्वच्छता के प्रति ये लोग अधिक सजग थे। उस दौरान जब प्रकृति चारों तरफ से इन लोगों को प्रदूषण रहित सुरक्षा उपलब्ध करवाती थी, इसके बावजूद ये लोग प्रकृति के गोद में खेलते हुए प्रकृति के साथ कोई वैसा अनुचित कार्य नहीं किए जिससे कि इनकी क्षति हो। और प्रकृति की गोद में चूंकि ये पले थे, बढ़े थे, तो स्वाभाविक था कि प्रकृति के प्रति सजग रहें। यही कारण है कि स्वच्छता के प्रति इन लोगों की सजगता यहाँ पर झलकती है। और जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी, बहुत उपयोगी व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था को हम आज गांव में या शहरों में लागू कर रहे हैं। जो सड़कें थी वो वैसी सड़कें आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती हैं, या जो नाले की व्यवस्था की गई थी वैसी नाली की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अब सरकार के प्रयत्न से नाली, सड़क इत्यादि की सुनियोजित व्यवस्था की जा रही है। तो यही सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो अनुकरणीय थी और आज भी उसकी प्रासंगिकता है, उसको
हम लोगों को आज भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक बातों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।